हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण की डेली प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिल रही है। पिछला पार्ट आपको देखना है, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज भी हम इस लेक्चर में 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के, जो कि आपका पूरा यूकेपीएससी का सिलेबस कवर करेंगे साथियों। तो आगामी समय में आपका पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल आदि एग्जाम है, तो ये सीरीज आपके बहुत फायदेमंद होगी साथियों। डेली वॉच करें, डेली आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। पहला सवाल, निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? तो 4 वर्ण आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है पंचम अक्षर कौन सा है। जैसे हम बात करते हैं क वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। क ख ग घ अंग। तो इस तरह से आपको बताना है कि पंचम अक्षर इनमें कौन सा है। तो घ तो नहीं है, चौथा वर्ण है साथियों, तो पहला है, और प वर्ग का प पहला है। और साथियों हम यहाँ पे बात करें तो ये म जो है पंचम अक्षर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल है इसमें से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन है साथियों। सही उत्तर है इसमें से, आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं, स्र होता है, ज्ञ होता है और छिया होता है। ये तो हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में आपको बताना है कौन सा कारक है साथियों। हिमालय से गंगा निकलती है में हमारा कारक है आपादान कारक, क्योंकि एक चीज से दूसरी यहां से किसी से किसी को निकलना, ये आपादान कारक की परिभाषा है, तो इसीलिए आपादान इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, हिन हिनाना शब्द क्या है? क्या हिन हिनाना शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है? तो हिन हिनाना शब्द है साथियों हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बताइएगा आप लोग। तो हिन हिनाना शब्द है हमारा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? बताइएगा साथियों, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या ज्ञान संधि है? तो योगाभ्यास में हमारी संधि है। पहले आप लोग करोगे साथियों इसका क्या, संधि विच्छेद। तो योग प्लस अभ्यास, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद हो गया। यो अ, यहां से अ निकला हमारा, यहां से अ निकला, तो इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या बना, आ बना। तो अ प्लस अ इक्वल टू आ बन रहा है, तो यह किसका नियम है, दीर्घ संधि का, तो इसलिए दीर्घ संधि इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? साथियों 4 शब्द आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्ण है इसमें लिखा हुआ। नीरस ये भी अशुद्ध है, पारिवारिक ये भी गलत है, पारिवारिक होना चाहिए। उज्ज्वल ये भी गलत है, यहाँ पे वल आधा जौ, ये वो जल ऐसा होता है। अतिथि ये सही है, तो अतिथि यह वर्तनी शुद्ध है। अगला सवाल, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो 4 कवियों के आपको नाम दे रखे हैं, इसमें से बताना है शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो शिरीष के फूल है साथियों हमारी किसकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का परिवाची है? तो कौन सा शब्द आसमान का परिवाची है? सभी अभ्यर्थियों को ये पता होगा, बचपन से हम पढ़े आ रहे हैं कि गगन आसमान अंबर कहते हैं आसमान को, तो गगन जो है इसका परिवाची है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है? तो अनाथ शब्द का विलोम आपको बताना है। अन्नदाता, अबोध, सनाथ और दुर्बोध आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो अनाथ शब्द का विलोम होगा साथियों सनाथ। ऑप्शन नंबर सी। उल्टा 62 का, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो बनावटी हो उसे हम एक शब्द में परिभाषित यदि करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, जो बनावटी हो उसे हम कहते हैं साथियों क्या, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है साथियों क्या, अपना मतलब निकालना, कार्य पूरा हो जाना, दूसरों के कार्य करवाना, अपना कार्य पूरा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब बताइएगा, अपना मतलब निकालना साथियों। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकाक्ति का तात्पर्य क्या है? बताइएगा साथियों, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकाक्ति का जो तात्पर्य वो क्या है, किससे है, तवे की रोटी से है? ये तो नहीं होगा, साफ सी बात है। सभी एक समान, रोटी के प्रकार ये भी नहीं होगा, यानी तवे की रोटी और रोटी के प्रकार ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब बचे हमारे सभी श्रेष्ठ और सभी एक समान, तो सभी श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता, सभी एक समान इसका सही उत्तर होगा। तो इसलिए एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सही उत्तर होगा सभी एक समान। 64 का आपका यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। 65वां, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? 4 बोलियों के आपको नाम दे रखे हैं, बताइएगा इसमें से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। साथियों इसका सही उत्तर है हमारा जो है गढ़वाली भी है, कुमाऊनी भी है, जौनपुरी भी है, भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो गया। 66वां, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? बताइएगा, रानी केतकी की कहानी के रचयिता इन 4 रचनाकारों में से कौन है? तो रानी केतकी की कहानी की जो रचयिता है साथियों वो है हमारे ईसा उल्लाह खां। तो आपका सही उत्तर इसका 66 का हो गया क्या, ईसा उल्लाह खां। अगला सवाल, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है? बताइएगा साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। साधु शब्द पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है, इसका हो गया स्त्रीलिंग साध्वी। ऑप्शन नंबर ए 60। अगला,
उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? तो आंचलिक कथाकार के रूप में हम उत्तराखंड के किस रचनाकार को जानते हैं? ऑप्शन नंबर आपके पास है, ये बताएगा इसमें से आंचलिक कथाकार किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शैलेश मटियानी को हम आंचलिक कथाकार कहते हैं। 69, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 भाषाओं के नाम आपको दे रखे हैं। आपको पता होगा हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं का समूह है, यानी 22 भाषाएं दर्ज हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी इन 4 भाषाओं में से हमारे संविधान में दर्ज नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा दर्ज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो सुमित्रानंद पंत की वह रचना आपको बतानी है जिसके लिए उनको प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा था। उनकी कृति चिदंबरा के लिए 1968 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? साथियों, उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद आपको बताना है। तो उपमा अलंकार है साथियों हमारे किसका? अर्थालंकार का भेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला सवाल, निम्नलिखित में यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। आपको पता होगा शब्द कितने प्रकार के होते हैं साथियों, हमारे योगरूढ़ शब्द कहते हैं हम, यौगिक शब्द कहते हैं हम, आपको पता होगा। तो इस संकर शब्द भी कहते हैं। तो यौगिक शब्द की जो परिभाषा होती है इसमें क्या होता है कि हम किसी दूसरे शब्द की इस शब्द से व्युत्पत्ति नहीं कर सकते। तो योगरूढ़ शब्द में क्या होता है, 2 शब्दों का मिलन होता है, उसको हम अलग अलग करके 2 शब्द बन जाते हैं। जैसे एक शब्द है इसको हम 2 पार्टों करेंगे विभाजित, तो 2 अलग अलग शब्द भी बन जाते हैं योगरूढ़ में। तो यौगिक शब्द सिंपल शब्द साथियों आपको बताने, इनमें से सभी जो है सेनापति, अनुशासन और चतुराई ये यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को कहते हैं। तो 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को आपको बताना है क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा आपका इसमें से संकर शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची नभ भी है, शून्य भी है, प्रभु नहीं है। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन पर्यायवाची जो ललना, कांता, अंगना और कामिनी है, एक ही शब्द के यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताने इनमें से किसके पर्यायवाची शब्द है। तो ये है साथियों हमारी कामिनी से आपको पता होगा, स्त्री को हम कामिनी भी कहते हैं, तो स्त्री के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कुटिल शब्द का विलोमार्थ शब्द है। तो कुटिल का हम विलोम शब्द निकालें तो क्या बनेगा? तो कुटिल मतलब साथियों ऑप्शन नंबर सी सरल। 77 का सी आपका सही उत्तर होगा। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ग्राह्य शब्द का जो विलोम होगा वो आपको बताना है। तो ग्राह्य शब्द का जो विलोम होगा त्याज्य। ऑप्शन नंबर बी। शब्द देनदार और लेनदार में कृत्य प्रत्यय का चयन कीजिए। प्रत्यय आपको पता होगा पहला जो होता है साथियों उसे हम उपसर्ग कहते हैं, किसी शब्द में जुड़ा हुआ, अंत में जुड़ा हुआ उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देनदार में जो और लेनदार में कृत्य प्रत्यय जो यहाँ पे काम कर रहा है प्रत्यय, उसको आपको बताना है। तो देनदार और लेनदार में जो प्रत्यय है वो है इसमें से दार। ठीक है, लेन प्लस दार करें तो दार यहाँ पे क्या हो गया? प्रत्यय, ये हो गया उपसर्ग। अगला सवाल, बाअदब और बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग। तो आपको ऊपर वाले में प्रत्यय पूछा था, तो लास्ट का उपसर्ग पूछ दिया, यानी पहले में जो जुड़ा हुआ है। बाअदब और बाकायदा में शब्दों में जो उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो उस शब्द में जो उपसर्ग है साथियों बा जुड़ा है, कायदा और अदब, तो बा इसमें उपसर्ग है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन। तो प्रशासन को हम कैसे लिखते हैं? ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो बहुब्रीहि समास दशानन भी है, 10 है आनंद जिसे हम कहते हैं रावण को। गजानन मतलब गज के समान गजान सर जिस गणेश जी को कहते हैं हम। नीलकंठ, नील है कंठ जिसे हम शिव जी को कहते हैं, यानी एक से हम किसी तीसरे की बात करें तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है? 4 वाक्य आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, सही है, संयुक्त वाक्य है, इसमें अपना जुड़ा हुआ है इसमें। ये बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, तो और जुड़ गया, तो सीधे संयुक्त वाक्य हो गया ये। राम कल बदना जाएगा, और यहाँ पर भी और जुड़ गया, तो ये भी संयुक्त वाक्य हुआ। आप चाय पीएंगे या कॉफी, तो यह एक ही शब्द है साथियों, आप चाय पीएंगे या कॉफी, तो एक ही शब्द हुआ, सरल शब्द हुआ है, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब आपको सरल के बाद मिश्र वाक्य बताना है। पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी सायंकाल घूमती है, ये भी संयुक्त वाक्य हुआ। पुलिस ने चोर को पीटा, ये सरल, ये भी पुलिस ने चोर को पीटा, तो ये भी यहाँ पे साथियों संयुक्त वाक्य हुआ। यदि इस वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा? यदि ऑप्शन नंबर सी। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं? तो किसी का नाम लिखना है या किसी का पद लिखना है, उसे हम संक्षिप्त रूप में कोष्टक में लिखते हैं, तो किस तरह से लिखते हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए साथियों हमारा अवतरण चिन्ह के द्वारा। ठीक है, अवतरण चिन्ह के द्वारा उसका पद या नाम को हम ऐसे लिखते हैं।
अगला सवाल, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो दांत काटी मुहावरे का जो अर्थ है वह है अधिक मित्रता होना। ठीक है। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। तो गोबर गणेश होने का मतलब विद्वान होना, गोबर गैस बनना, ये तो दोनों नहीं है, बायोगैस भी नहीं है, तो मूर्ख होना इसका सही उत्तर होगा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजारे करे अंधेरो होई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो रहीम की एक पंक्ति आपके सामने दे रखी है, बताना आपको इसमें कौन सा अलंकार है। साथियों, अलंकार की जो भाषा है आपको पता होनी चाहिए, उसके नियम आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा सलेस अलंकार। ठीक है। शुद्ध शब्द का फिर से आपको चयन करना है। 4 शब्द आपको दे रखे हैं। आशीर्वाद को हम किस तरह से लिखते हैं? तो आशीर्वाद को हम ऐसे लिखते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर क। तो अशुद्ध शब्द का आपको चयन इसमें करना है। सन्मुख, सौहार्द, सन्मार्ग, उपरोक्त में से। तो इसमें से जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। साथियों, इसमें सभी अशुद्ध लग रहे हैं क्योंकि सन्मुख को भी हम सन्मुख ऐसे लिखते हैं, मुख। ठीक है। सौहार्द, सन्मार्ग, तो सम्मार्ग नहीं हो, सन्मार्ग होता है। तो ये उपरोक्त में से सभी नहीं, इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो यण संधि वाले शब्दों का आपको चयन करना है। कहाँ पे यण संधि होगी? अत्यधिक, अति धन, अधिक, स्वागत, सुआधन, गतम। ये ए और बी लग रहा था। हाँ, ए और बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, इसमें उन्मत्त में कौन सी संधि है? तो उन्मत्त में कौन सी संधि है? उत प्लस मत। साथ इसमें आपको कहीं लग रहा है कि आपका कहीं आ रहा है, इसमें स्वर नहीं आ रहा है, तो स्वर संधि नहीं है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला सवाल, माला फेरत जुग भया, गया न मन का वेर, कर का मन का डारे के, मन का फेर। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अच्छा सवाल है साथियों, ये भी पूछा जा सकता है आपके। तो यह इसमें जो माला फेरत जुग भया, गया न मन का वेर, कर का मन का डारे के, मन का फेर, यानी मन की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए जिसमें पुनरावृत्ति किसी शब्द की होती है वो यमक अलंकार में आता है। तो यमक इसका सही उत्तर हो गया। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकाक्ति का अर्थ क्या है? तो किसे हम कहते हैं? कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इस बार गाड़ी नाव की सवारी करता है, ये भी गलत। अच्छा वाहन यात्री करना, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रिया के होने की रीति और विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे हम रीतिवाचक। सिंपल है। अगला सवाल, पुनरक्त शब्दों का चयन कीजिए। पुनरक्त शब्दों का आपको चयन करना है। गांव गांव, काले काले और भी राम श्याम। तो पुनरक्त शब्द ठीक है, गांव गांव, काले काले भी है और भी दोनों इसका सही होगा। राम श्याम कुछ अलग शब्द हैं। अगला सवाल, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। वो कौन सा समास होगा जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय की तरह ही यहाँ पे करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है नीलकमल, काली मिर्च और मुखचंद्र और रसोईघर। तो साथियों, इसमें जो नहीं है नीला कमल, ये इसका जो सही उत्तर हमारा बनेगा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है हमारा क्या? रसोईघर। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं। तो क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले को कहते हैं हम कारक। तो 99 का ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल, पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से कई आम गिरी। ठीक है। पेड़ से अपादान, ऑप्शन नंबर सी। तो 100 का आपका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है अंतिम 2। सही युग्म का आपको चयन करना है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है। अन्य पुरुष समास सर्वनाम। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाज पर कोई आए है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही, सभी युग्म सही है। तो साथियों, ये सभी युग्म सही है क्योंकि ये सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी युग्म सही है, इसका सही उत्तर होगा। अंतिम सवाल आज की सीरीज का, जो विशेषण विशेष की माप या तौल का बोध कराता है। सीधे से माप और तौल किस विशेषण में बताता है हमें? परिमाणवाचक विशेषण में। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होना चाहिए ए। तो साथियों, आज के हिंदी व्याकरण की हमारी ये प्रैक्टिस है सिलेबस पर आधारित समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आया होगा और आपका कितना स्कोर बना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर जुड़िएगा हमारे साथ ऐसी सीरीज डेली पाने के लिए जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। नए हो चैनल पे हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन जरूर, यदि नहीं किया है तो। पिछला पार्ट देखना है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।